मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ पॉइंट्स जिनका एज पेरेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए इन द इनिशियल 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ योर बेबी। 9 महीने के इंतजार के बाद जब एक बेबी आपके हाथ में आता है तो ये सिर्फ आपके डॉक्टर्स या नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज पेरेंट्स आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। कुछ बातों का जानना आपके लिए भी ज़रूरी है फर्स्ट 24 आवर्स में आफ्टर योर बेबी इज बॉर्न। डॉक्टर्स और नर्सेस का तो प्रोफेशनल रोल रहेगा ही। एज पेरेंट्स आपको क्या देखना चाहिए, बात करते हैं इस बारे में। बर्थ के बाद जब एक बच्चे को क्लीन करके पेरेंट्स के हाथ में दिया जाता है, चाहे वो मॉम के हाथ में हो या डैड के हाथ में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पेरेंट्स को ये पहली बात चेक करनी चाहिए कि बच्चे के पैर में या हाथ में जो आइडेंटिफिकेशन टैग लगा हुआ है वो है या नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे सब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके पास आपका ही बच्चा आया है या नहीं। यूजुअली हॉस्पिटल्स में ऐसे लिखा हुआ होता है बच्चे के नाम के साथ बेबी ऑफ सो एंड सो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेबीज के टाइम लिखा हुआ था बेबी ऑफ मधुस्मिता ट्विन ए, बेबी ऑफ मधुस्मिता ट्विन बी। इस तरीके से अगर आपका सिंगल बेबी है तो बेबी ऑफ सो एंड सो ऐसे लिखा होगा। तो पहली बात आपको उसकी जांच करनी चाहिए। नो डाउट ये बहुत ही ओवरवेलमिंग मोमेंट होता है जब आप रियलाइज कर रहे होते हैं, ये सिंक इन कर रहा होता है कि आप अभी अभी माँ या बाप बने हैं। लेकिन ऐसी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान भी आपको इस दौरान रखनी चाहिए। जन्म के विद इन हाफ एन आवर अगर माँ और बच्चे दोनों का हेल्थ ऑप्टिमम है तो ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करे इवन इफ इट इज़ अ सिजेरियन सेक्शन। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपने बेबीज को जन्म दिया था, आफ्टर दैट वियान को मैंने विद इन एन आवर ब्रेस्ट फीड करवाया था, जबकि जियान को नहीं करवा पाई थी बिकॉज ही वॉज वेरी अंडरवेट और उसको मॉनिटरिंग के लिए ICU में रखना पड़ा था। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अगर आप करवा पा रही हैं, आपके और बेबी के हेल्थ पे डिपेंड करके आपको एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ पेरेंट्स को भी इस बात का आग्रह दिखाना चाहिए। डिलीवरी एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, लेकिन इसके बाद भी आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि आपके बच्चे को एवरी 2 to 2.5 आवर में आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं। कुछ बच्चे खुद से डिमांड करते हैं और अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर हो तो शायद वो खुद से डिमांड ना करे फीड की, लेकिन आपको सोते हुए बच्चे को जगा कर भी हो चाहे 2 से 2.5 घंटे के बीच उसे फीड करवाना ही चाहिए। इसके अलावा नए पेरेंट्स को नर्सिंग स्टाफ से स्वॉडलिंग सीखना चाहिए। एक बच्चे को स्वॉडल करके रखना चाहिए शुरुआती दिनों में और उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि शुरू में बच्चे की थर्मो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो सही नहीं होती। तो आपके डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको बच्चे को किस तरीके के एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। अगर आप एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रही हैं तो कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। ब्रेस्ट फीडिंग का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी करवा पा रही है मॉम, तो विद इन 1 to 1.5 आवर बच्चे को माँ के चेस्ट पे लेटाकर एक जो माँ का वार्मथ है वो फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है इन द लॉन्ग रन फॉर अ प्रॉपर इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन द बेबी एंड द मॉम। इसके अलावा अपने बच्चे के शारीरिक गठन को और उनके रिस्पॉन्सेस को काइंडली चेक करें शुरुआती 24 घंटों में। उनकी उंगलियां, उनके बॉडी पार्ट्स सब कुछ अच्छे से देखें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी तरीके का कोई मैलफॉर्मेशन है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल अच्छे से सांस ना ले पा रहा हो या फिर अच्छे से फीड नहीं ले रहा हो, कभी कभार फीडिंग में इश्यूज यूं ही आते हैं, मतलब माँ और बच्चे दोनों को थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस को सीखने में, वो बात अलग है। अदरवाइज अगर बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है फीड लेने से, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए।
कुछ बच्चों को हाथ पैर में ब्लूइश टिंट सा दिख सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग। अगर ऐसा कुछ है तो ज़्यादातर मामलों में ये नॉर्मल रहता है, बट अगर बच्चे के टंग या माउथ के चारों ओर कुछ ऐसा ब्लूइश टिंट आपको नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर सकता है कि आपके बच्चे के लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, वो इसके लिए नेसेसरी मेजर्स लेंगे। इसके अलावा नवजात शिशु वैसे भी काफ़ी रोते हैं, पर अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसे कोई डिस्कम्फर्ट हो या कोई अंडरलाइंग रीज़न हो इसके पीछे। ऐसे मामलों में भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात ज़रूर करनी चाहिए। तो पहले 24 घंटे में इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट में रहें, हॉस्पिटल के माहौल में ही अपने बच्चे को अच्छे से समझ लें, ताकि जब आप घर आए आपके लिए बच्चे को हैंडल करना काफ़ी ईजी हो जाए। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेक करें। अगर आपको लगे कि मेरा चैनल आप तक कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुंचा रहा है तो इसे काइंडली शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।